हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने जो है लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है और किस प्रकार से कोई वस्तु प्रकाश के कारण हमें दिखाई देती है। इसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझा था। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो हमने जाने थे। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जो आपका समतल दर्पण होता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, यानी उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने जो है नियमित और विसरित परावर्तन के कॉन्सेप्ट को समझा था कि नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वस्तुओं के प्रकार यानी प्रदीप्त और दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं ये देखा था। ठीक है, इसको हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था। इसके बाद हमने पुनः परावर्तन का कॉन्सेप्ट देखा था कि पुनः परावर्तन क्या होता है, किस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है पेरिस्कोप में किया जाता है, जो नाई होते हैं वो इसका किस तरीके से उपयोग करते हैं। इसके बाद हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी बहु परावर्तन या बहु प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को समझा था, जिससे हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो आपका बहु प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट है उसका उपयोग कलाइडोस्कोप यानी बहुमूर्तिदर्शी में किया जाता है और किस प्रकार से बहुमूर्तिदर्शी में जो पैटर्न्स दिखते हैं उनका उपयोग डिजाइनिंग में किया जाता है। ठीक है, ये भी हमने जाना था। इसके बाद हमने प्रकाश के बारे में देखा था कि जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो श्वेत होता है या रंगीन। ठीक है, ये हमने देखा था और ये जाना था कि किस प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो रंगीन, क्योंकि उसमें क्या होते हैं 7 वर्ण। ठीक है, 7 वर्णों से या 7 रंगों से मिलके वो बना होता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। और इसको हम जो है जो आपका इंद्रधनुष है इसके माध्यम से इसके कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आंखों की संरचना पढ़ी थी। ठीक है, आंखों में जो सेल है उनके बारे में पढ़ा था, अंधबिंदु क्या होता है ये जाना था। ठीक है, इसके बाद हमने ये जाना था कि किस प्रकार से जो मूवीज होती हैं वो बनती हैं। ठीक है, किस प्रकार से जो है 16 सेकंड के लिए आपकी आंखों में जो है जो इमेज वो बनी रहती है। इसके बाद हमने आईलिड के कॉन्सेप्ट को देखा था कि आईलिड क्या होता है। दृष्टि दोष हमने देखा था, जिसमें हमने कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं केयर ऑफ द आई यानी नेत्रों की देखभाल की, किस प्रकार से आप अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं। अगर हम नेत्रों की बात करें यानी आंखों की बात करें तो जो हमारी आंखें हैं ये काफी नाजुक है। ठीक है, ये काफी नाजुक होती हैं और इनकी देखभाल करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आंखों के माध्यम से ही आप वस्तुओं को देख पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए इसकी देखभाल करना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी आंखों में कभी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कोई भी प्रकार की आपको लगता है कि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है या कोई आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपकी आईसाइट वीक है या आपको दृष्टि में प्रॉब्लम है तो आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, यानी अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप करना चाहिए। इसके साथ साथ जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको हमेशा जो है प्रॉपर लाइट में पढ़ाई करनी चाहिए। प्रॉपर जो है ऐसे नहीं कि कोई कमरा ऐसा है कि जहाँ पे लाइट बहुत कम है, बहुत डिम लाइट है, ऐसे कमरे में आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा एक पर्याप्त रोशनी में, ठीक है, पर्याप्त प्रकाश में पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आपकी आंखों पर स्ट्रेस ना पहुंचे, जिससे आपकी आंखों को नुकसान हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कभी भी बहुत तेज रोशनी को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इससे भी आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है।
साथ ही साथ जब भी आप पढ़ाई करें तो आपकी जो किताब है, ठीक है, आपकी जो कॉपियां है, उसको आपको जो आपका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर का जो बिंदु है उतनी दूरी पर ही रख के आपको पढ़ना चाहिए अक्षरों, क्योंकि अगर आप उसके पास या दूर रखते हैं, ठीक है, पास रखते हैं तो आपको आंखों में स्ट्रेस लगता है, तो उसके पास ना रख के आपको उससे मतलब 25 सेंटीमीटर पे रख के किताब को रख के ही पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार का दृष्टि दोष हो जाता है, यानी आपको मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या आपको दूर या पास की चीजें दिखाई नहीं देती, क्लियरली नहीं दिखती है, तो आपको सूटेबल जो आपके चश्मे हैं, उच्च चश्मों का उपयोग करना चाहिए। जो सूटेबल स्पेक्टिकल्स हैं उनका उपयोग करना चाहिए, ताकि आप चीजों को प्रॉपरली देख पाए और आपकी आंखों पर दबाव ना पहुंचे। ठीक है, अगर आपकी आंखों में कुछ चला जाता है, जैसे कुछ धूल मिट्टी चली गई, तो आपको इमीडिएटली अपनी आंखों को पानी से धोना चाहिए, ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए। ये नहीं कि आप आंखों को हाथ से मल रहे हैं, क्योंकि इससे भी आपकी आंखों को जो है प्रॉब्लम हो सकती है, उस पे जो है घाव हो सकता है। तो आपको अपनी आंखों का काफी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू द आई स्पेशलिस्ट, यानी यदि कोई भी समस्या है तो आपको नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। यानी आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है आंखों से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आई स्पेशलिस्ट यानी जो आपके डॉक्टर है, ठीक है, जो आंखों के डॉक्टर है, उनके पास जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। हैव अ रेगुलर चेकअप, नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यानी अगर आपको किसी प्रकार की आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉपर जो है रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, यानी नियमित रूप से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी आंखों को चेक कराना चाहिए। यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। यानी अगर आपको किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष है तो उस दृष्टि दोष के अनुसार ही आपको चश्मे का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आपका जो चश्मा है उसका जो नंबर है वो भी आपकी आंखों के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। यानी आपको कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे रोशनी कम है या ज्यादा है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, आपको बिल्कुल एक तीव्र रोशनी भी नहीं देखनी है, क्योंकि उससे भी क्या हो जाता है, आपकी आंखों में डिफेक्ट हो जाता है। डू नॉट लुक एट सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश को कभी भी सीधा मत देखिए। ठीक है, जब भी आप सूर्य को देखते हैं तो कभी भी आपको ना डायरेक्ट नहीं देखना है। ठीक है, आपको कभी भी डायरेक्ट सन को नहीं देखना, क्योंकि जो सन की रेज हैं, जो सन की सूर्य की किरणें हैं, वो वहां से जो प्रकाश आ रहा है वो काफी तीव्र है, जिससे आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आपको कभी भी सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेवर रब योर आई, अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। ठीक है, आपको कभी भी अपने नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। यानी जैसे कि कोई धूल पड़ गई या कुछ चला गया आपकी आंखों में, तो आपको उसे रगड़ना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। यानी जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब को रखकर ही पढ़ना चाहिए, उसके पास रख के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आंखों पर असर पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की। ठीक है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है आपको जो है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस जैसी जो है बीमारी हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, कि जब हम नॉर्मल
आई की बात करते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें स्वस्थ, ठीक है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं है, उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं। अगर वो शाम के टाइम पे, यानी जब लाइट काफी कम होती है, तो जब वो चीजों को देखता है तो वो उसे दिखती है, कुछ इस तरीके से साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन वह व्यक्ति जिसको नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है, उसको जो है कम लाइट में दिखाई नहीं देता, यानी शाम के समय, रात के समय उन्हें ढंग से दिखाई नहीं देता, वो कम लाइट में ढंग से नहीं देख पाते। तो ये किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे रतौंधी है, उसे शाम को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। लेकिन जिसका नॉर्मल विजन है उसे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि जो विटामिन ए है, ठीक है, इसकी जो डेफिशिएंसी है, ठीक है, इससे जो है क्या होता है आपको, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस से किस किस कारण होता है? आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसिया जो होता है, इसके कारण होता है, और आपको कैटरैक्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे खानों की या ऐसे फूड की, खाने की, कि जिससे आपका जो है आपको विटामिन ए मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फ्रूट्स, कुछ फलों, कुछ सब्जियों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, कुछ खाद्य पदार्थों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जो कि जिसमें आपको विटामिन ए की मात्रा काफी अच्छी मात्रा में मिलती है। इनका सेवन करके आप विटामिन ए की जो कमी है उसे दूर कर सकते हैं। तो ये जो आपके खाद्य पदार्थ है कुछ इस तरीके से हैं। पहला है आपका कैरेट यानी गाजर, कच्ची गाजर जो होती है। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजीज यानी हरे पत्तीदार सब्जियां, स्वीट पोटैटोस, ठीक है। नेक्स्ट है बेल पेपर, ठीक है, बेल पेपर यानी शिमला मिर्च, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। नेक्स्ट है ब्रोकली, ठीक है, पपाया यानी पपीता, मिल्क यानी दूध, फिश यानी मछली, पंपकिन यानी कद्दू, मस्क मेलन यानी खरबूजा। तो इन खाद्य पदार्थ का उपयोग करके आप अपने शरीर में मौजूद विटामिन ए की जो कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। और विटामिन ए के कारण रतौंधी जैसा रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, कम लाइट में या शाम के टाइम पे आपको चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती, ठीक है। नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति जो है, जो कि स्वस्थ है, उसको चीजें क्लियरली दिखती है, पर आपको जो है थोड़ा डार्क दिखने लग जाता है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है? आपका विटामिन ए की कमी के कारण। अब हम बात करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की, यानी चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों। अब अगर हम चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों की बात करें, तो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? जो चीजों को देख नहीं पाते, ठीक है। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो देख नहीं पाते, जिनकी जो है दृष्टि जो है कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, ऐसे लोगों को हम विजुअली इम्पेयर्ड यानी चाक्षुष विकृति के व्यक्ति कहते हैं। ये जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, ये चीजों को नहीं पढ़ पाते, ठीक है, वो चीजों को देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो अब हम बात करते हैं कि ये लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, पढ़ाई या लिखाई किस तरीके से ये कर पाते, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आप जैसे ये समझ सकते हैं कि जो आपकी देखने की दृष्टि, जो आपकी दृष्टि है वो क्या हो गई है, कमजोर हो। लेकिन आप यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो बाकी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सुनने का उपयोग करते हैं, छूने का उपयोग करते हैं, इसके माध्यम से वो चीजों को पढ़ पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बच्चा है इसे क्या है, चाक्षुष विकृति है, ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, और ये क्या कर रहा है, ये किताब पढ़ रहा है, कैसे, छू के, ठीक है, छू के महसूस करके ये किताब को पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल, नॉन ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, यानी चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन। यानी अब हम बात करते हैं
उन साधनों की जिसका उपयोग चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति करते हैं, ठीक है, ताकि वो चीजों को देख पाए, चीजों को समझ पाए, ठीक है, जान पाए। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कुछ ऐसे साधनों की जिसमें आप जो आपके प्रकाशिक साधन है और जो आपके अप्रकाशिक साधन है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों की जो आईसाइट है या जो उनकी देखने की जो क्षमता है वो कम होती है या खत्म हुई रहती है। तो वो उस चीज को जो है चश्मों के माध्यम से, बायनोकुलर के माध्यम से, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस के माध्यम से वो उस चीज को ठीक कर सकते। तो बेसिकली ये कैसे ठीक हो सकता है? कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये क्या है, आपके ऑप्टिकल एड्स है, ठीक है, प्रकाशिक साधन है, और ये वही व्यक्ति कर पाते हैं जिनकी जो देखने की क्षमता है वो थोड़ा कम हो गई है, यानी बिल्कुल जिनकी क्षमता खत्म हो गई है वो इसका उपयोग नहीं कर सकते, सिर्फ वही कर सकते हैं जिनकी देखने की क्षमता कम है, क्योंकि चश्मे के माध्यम से, लेंस के माध्यम से, मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से वो लोग ही चीजों को देख पा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कुछ और एड्स हैं जिन्हें हम नॉन ऑप्टिकल एड्स कहते हैं। इनका ज्यादातर उपयोग वो व्यक्ति करते हैं जिनकी दृष्टि जो है पूर्णतः खत्म हो जाती है, यानी वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते। तो यहाँ पर छूकर, सुनकर चीजों को समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी ब्रेल लिपि है इसको छूकर, पढ़कर जो है वो चीजों को समझ पाते हैं, चीजों को जान पाते हैं। इसी तरीके से जो है वो स्पेशल चश्मे और जो आपके माइक्रोफोन होते हैं इनका उपयोग करके वो चीजों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। इसी तरीके से आजकल आपने देखा होगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं, जैसे आपने गूगल में आप सर्च करते हैं तो क्या होता है, वो पढ़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ये लोग चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेल लिपि के बारे में, या ब्रेल सिस्टम या ब्रेल पद्धति के बारे में। तो ब्रेल पद्धति क्या है इसको हम समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, इसको हम ब्रेल पद्धति कहते हैं, ठीक है, और इसका उपयोग चाक्षुष विकृति वाले बच्चों को या व्यक्तियों को जो है इसका उपयोग वो करते हैं पढ़ने के लिए, चीजों को समझने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पेपर होते हैं उसमें क्या करा जाता है, उसपे जो अक्षर है उनकी जो कोडिंग होती है उसे उभारा जाता है, कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उभरे होते हैं, ताकि चाक्षुष विकृति वाले बच्चे इसको छू सके और पढ़ सके कि यहाँ पे क्या लिखा है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है, ठीक है। तो ब्रेल पद्धति का उपयोग जो है वो कौन करते हैं, किसके लिए किया जाता है, चाक्षुष विकृति वाले बच्चे या लोग पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल पद्धति यानी ब्रेल सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रेल पद्धति के जनक कौन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्रेल पद्धति की, तो ब्रेल पद्धति के जो जनक हैं वो आपके लुईस ब्रेल। वो खुद भी एक विजुअली चैलेंज थे, यानी चाक्षुष विकृति के व्यक्ति थे, यानी उनकी भी जो है देखने की क्षमता कम थी। इसको उन्होंने 1821 यानी 1821 में इसको विकसित किया, ठीक है। लुईस ब्रेल हिमसेल्फ अ visually challenged person developed a system for visually challenged person and published it in 1821 यानी 1821 में 1821 में उन्होंने क्या किया, जो ब्रेल पद्धति थी उसको पब्लिश किया। और किसने बनाया, लुईस ब्रेल, जो कि खुद भी एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे। लुईस ब्रेल जो स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे ने चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक विकसित की, इसे 1821 में प्रकाशित किया, ठीक है।
और जिस पद्धति में अब हम इसको पढ़ते हैं या देखते हैं तो वो कब अडॉप्ट किया गया, कब उसको अपनाया गया, 1932 में, यानी 1932 में इसे अपनाया। अब अगर हम बात करें ब्रेल पद्धति की, तो ब्रेल पद्धति में आपके जितने भी अक्षर हैं, जितने भी आपके मैथ्स के नंबर हैं, ठीक है, आपके साइंटिफिक नोटेशन है, वैज्ञानिक विचार है, जो भी चीजें हैं सब इसमें आपकी इंक्लूड की गई हैं, यानी आप ब्रेल पद्धति के माध्यम से इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें भी, जो भारतीय भाषा है उनमें भी ब्रेल पद्धति का उपयोग किया गया। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932, वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। देयर इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है, यानी ब्रेल कोड जो है आपके मैथ्स, साइंस और जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, सामान्य भाषा है, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है, उसके लिए भी यहाँ पे कोड। Many Indian languages can read using the Braille system. ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो आप भारतीय भाषाओं को ब्रेल पद्धति का उपयोग करके भी पढ़ सकते हैं। अब हम समझते हैं डिटेल में कि ब्रेल सिस्टम यानी ब्रेल पद्धति क्या है। बेसिकली जब हम ब्रेल सिस्टम या ब्रेल पद्धति की बात करते हैं तो इसमें 63 जो है डॉट पैटर्न्स होते हैं, यानी 63 बिंदु पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब ये जो पैटर्न्स होते हैं ये आपके अलग अलग अक्षरों को, अलग अलग नंबरों को दर्शाते हैं। जैसे कि आपका ए का एक पैटर्न है, बी का एक पैटर्न है, सी का एक पैटर्न है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, आपके सारे जो अल्फाबेट हैं, जो सारे अक्षर हैं, सबके लिए एक पैटर्न है, ठीक है। एक पैटर्न बनाया गया है कि इसको इस तरीके से लिखा जाएगा ताकि जो व्यक्ति इसे छुए वो इसको समझे और पढ़ पाए कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे आपके 63 जो है डॉट पैटर्न्स हैं या कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, ये जैसे कि हमने बात करी लेटर्स को दर्शाते हैं, अक्षरों को दर्शाते हैं, लेटर्स के जो कॉम्बिनेशन है, यानी एक से ज्यादा जो लेटर्स हैं, शब्द है, जो आपके ग्रामर के साइन हैं, उनको ये दर्शाते हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होते हैं, आपके पास 2 वर्टिकल रोज होती हैं और 3 डॉट होते हैं हर वर्टिकल रो में, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 आपकी वर्टिकल रोज है, आप देख सकते हैं 2 रोज है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 रो दे रखे हैं। और इस तरीके से हर रो जो है इसमें 3 क्या है आपके पास डॉट आप लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है इस पैटर्न में आपके A B C D आपके या जो भी आपके अक्षर है, जो भी आपके साइन है वो बने हुए, ठीक है। ब्रेल सिस्टम हैज 63 डॉट्स, पैटर्न और कैरेक्टर्स। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप है। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड और ग्रामेटिकल साइन। प्रत्येक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करते। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट ईच। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु। तो ये आपके क्या है, ब्रेल पद्धति है। ब्रेल पद्धति में जो आपके अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग जो आपके अक्षर हैं, वो कुछ इस तरीके। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसे जो है, जो शीट होती है उसमें बनाया जाता है। बेसिकली क्या किया जाता है, इन पैटर्न्स को जो शीट होती है उसमें उभारा जाता है,
ठीक है। जो ब्रेल शीट बोलते हैं उसे, उसमें क्या किया जाता है, उभारा जाता है मशीनों के माध्यम से, हाथों से क्या किया जाता है, इसे बनाया जाता है। इसको कुछ इस तरीके से उभारा जाता है कि अगर कोई चाक्षुष विकृति वाला व्यक्ति इसे छुए तो वो उसे समझ पाए कि क्या लिखा है और ये जान पाए कि यहाँ पे क्या जो है लिखा गया। ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने बात करी मशीन का, टाइपराइटर का, या मैनुअली यानी अपने हाथों के माध्यम से भी इसको जो है बनाया जाता है या प्रिंट किया जाता है। These patterns when embossed on braille sheet helps visually challenged person to recognize word by touch. इन पैटर्नों को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता होती है। तो क्या होता है, जैसे कि हमने बात करी, जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति होते हैं इन शीट्स को हाथ से छूते, ठीक है, कुछ इस तरीके से हाथ से छूते हैं, ये समझते हैं कि क्या लिखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वो छू के महसूस करते हैं और महसूस करके ये जान पाते हैं कि क्या लिखा गया। ठीक है। टू मेक देम इजियर टू टच द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है, तो ताकि जो व्यक्ति है वो उसे अच्छे से पढ़ पाए, उसको अच्छे से समझ पाए क्या लिखा है। तो उसे क्या किया जाता है, थोड़ा सा उभारा जाता है ताकि वो अच्छे से चीजों को छू के समझ। Braille text can be produced by hand, by machine, typewriter like devices and printing machine have now been developed. ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। तो जो आपके ब्रेल लिपि है उसे पेपर्स में टाइपराइटर मशीनों के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। ठीक है, ताकि उसको प्रिंट जो है इनके माध्यम से प्रिंट किया जा सके और जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं वो इसको छू के पढ़ पाए, समझ पाए। ठीक है, तो जो आपके चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं वो आपके जो प्रकाशिक साधन है और अप्रकाशिक साधन है यानी ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके माध्यम से वो चीजों को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। जिसमें आपके क्या आते हैं, जिनकी वीक, जैसे आईसाइट वीक है या जो आपकी देखने की जो दृष्टि है वो थोड़ा कम है, तो उसमें वो चश्मा पहनकर, ठीक है, आपके मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस को लगाकर वो पढ़ पाते। लेकिन जिनकी ज्यादा आईसाइट वीक होती है या जो नहीं देख पाते, जिनकी दृष्टि काफी हद तक खत्म हो चुकी है, तो उनके लिए जो है माइक्रोफोन और ब्रेल पद्धति का उपयोग किया जाता है। ब्रेल पद्धति के माध्यम से ही वो लिख और पढ़ पाते। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। तो बच्चों अब हमने क्या किया, ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जो है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आज का आपका पहला प्रश्न है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम। मान लीजिए आप कहाँ पे है, एक अंधेरे कमरे में। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम। क्या आप कमरे के बाहर रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। व्याख्या कीजिए, यानी आपको बताना है कि आप अंदर यानी अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं या नहीं, और कमरे के बाहर रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है। GGIC रानीखेत, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। नेहा। ठीक है, तो नेहा बेटा आप ये बताइए कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या वहां पे रखी हुई वस्तु आपको दिखाई देती है। नो मैम। ठीक है, क्यों नहीं दिखती हैं। मैम वहाँ पूरा अंधेरा होता है। अंधेरा होता है यानी कि
वेरी गुड, मैम बैठ क्योंकि हम बैठ प्रकाश जाइए। में ही देख पाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बैठ जाइए। तो जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, तो वहां पे क्या है, वहां प्रकाश नहीं, प्रकाश का स्रोत नहीं। और हम क्या जानते हैं, हमें वस्तु कब दिखाई देती है, या तो वो प्रकाश को उत्सर्जित करे या फिर उससे प्रकाश यानी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो यानी परावर्तित हो। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हमें वस्तु कब दिखती है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, उसकी सतह से प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। परावर्तन के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे, अगर हम किसी अंधेरे कमरे की बात करें, वहां पर रखी हुई वस्तु हमें क्यों नहीं दिखती, क्योंकि वहां पे प्रकाश का स्रोत नहीं है, और वहां पे प्रकाश का स्रोत नहीं है, जिस कारण जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं की सतह पर प्रकाश नहीं पड़ रही है और वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। वहीं अगर हम कमरे के बाहर की बात करें, तो अगर कमरे के बाहर रोशनी है, प्रकाश है, तो कमरे के बाहर रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। क्यों दिखाई देंगी, क्योंकि उन पे प्रकाश पड़ रहा है, उनकी सतह से प्रकाश जो है परावर्तित हो रहा है यानी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, जिस कारण हम उन वस्तुओं को देख पाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका, आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इन अ डार्क रूम वन कैन नॉट सी थिंग्स इन अ रूम बट थिंग्स आउटसाइड द रूम विल बी विजिबल। अगर आप किसी अंधेरे कमरे के अंदर हैं, तो वहां पर आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, आप वहां पे रखी हुई चीजों को देख नहीं पाएंगे, लेकिन कमरे के बाहर रखी हुई वस्तु को आप देख सकते हैं। द रीजन फॉर दिस इज दैट ऑब्जेक्ट इज ओनली विजिबल व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेस द आई। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उसकी सतह पर प्रकाश पड़ता है, उसकी सतह से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। In a dark room, we cannot see objects because the rays of light do not reach our eye, whereas in a lighted room, the rays of light reflected from the object reaches our eye, making them visible. अब क्या होता है कि किसी अंधेरे रूम में प्रकाश की किरणें नहीं होती, प्रकाश की किरणें नहीं है, तो वो वस्तुओं पर नहीं पड़ेंगी, हमारी आंखों तक परावर्तित होकर किरणें यानी प्रकाश की किरणें नहीं आएंगी, जिस कारण हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। वहीं वह कमरा जहां पर प्रकाश है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, प्रकाश की किरणें वस्तुओं पर पड़ती हैं, वस्तुओं की सतह से वो रिफ्लेक्ट होती है यानी परावर्तित होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते। तो यही कारण है कि अंधेरे कमरे पर हम वस्तु नहीं देख पाते, वहीं ऐसा कमरा जहां पर प्रकाश है, वहां पर रखी हुई वस्तुएं हम देख पाते। जब किसी वस्तु में प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरे कमरे में प्रकाश उपस्थित नहीं है, जिसके कारण वस्तु से कोई प्रकाश परावर्तित होकर हम तक नहीं पहुंचता, जिस कारण हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं है। लेकिन हमारे कमरे के बाहर की वस्तुएं तभी देख सकते हैं जब कमरे के बाहर प्रकाश है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, आप इसका आंसर नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, उसको कंप्लीट किया, साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें स्टार्ट किया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।